ये करो, कंपेयर द stabilities of the following alkenes in decreasing order.
हम्म, कनेक्टेड है, डबल वन है। लिखा। अब देखो यार, पहले फर्स्ट
इसमें किस बेसिस पे देखेंगे? एक तो एल्किन्स की स्टेबिलिटी मेनली हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर एक ही डबल बॉन्ड हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे। तो यहां पे ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये कार्बन अल्फा कार्बन से, इस पे एक एच है, इस पे भी एक एच है, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स दो ही होंगे। इसके हाइपर कॉन्जुगेशन 4 है, क्योंकि यहां 2 एच है, इस वाले अल्फा, तो इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है। बी हमें चाहिए डिक्रीज, बी मोर स्टेबल दें, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रहे हैं हम। बी मोर देन ए। और एक बात और भी है इसमें, यहां पे डबल बॉन्ड 4 मेंबर रिंग में है और वहां पे 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड वैसे भी ज्यादा sp2 कार्बन स्टेबल हो सकते हैं, तो इसमें कम स्टेबल। ये अगला, ये तो हो गया। यहां पे देखो क्या है, इस वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां CS3 है, ये CS3 है, ये CS2 है, ये सभी तो अल्फा कार्बन है इसके लिए, और सभी पे जो दो हाइड्रोजन 3 इसमें 10, इसमें 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है ना। इस वाले में, अगले वाले में बताओ, सही काउंट बताओ कितना होगा। ये तो एच है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग होगा नहीं। यहाँ CS3 है, तो ये 3H हाइपर कॉन्जुगेटिंग है। यहाँ फिर कार्बन है, तो ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है, पर इस पे एक ही H होगा, और यहाँ पे तो 2, 1 और 3, इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। और इस वाले में बताओ, इसमें एक तो ये CS2 है, यहां तो एक भी नहीं है, इस वाले अल्फा कार्बन पे एक H है, तो ये होगा, और यहाँ पे जो 2 H है वो होंगे, है ना। 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ए, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अमाउंट कम होगा। जब इसे हाइड्रोजिनेट करेंगे तो जो जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उतना कम हीट लिबरेट करेगा, और जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा हीट लिबरेट करेगा। तो कोई इसका डेल्टा एच हाइड्रोजन का अमाउंट पूछे ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा अमाउंट होगा सी का, जो लिबरेट होगा। ये बताओ, अच्छा एक चीज और ये बता, मतलब बाकी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पूरा ही पढ़ेंगे, मतलब उस पर 2 क्लासेस देंगे जब हिस्ट्री आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो अपने टेक्स्ट बुक में 11th क्लास में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है एल्कीन का, उसके लिए इतनी बात ध्यान रख लो। अगर अभी एग्जाम बचा है, हो गया है तो बात खत्म है, बचा है तो केवल मतलब एल्कीन का ही आपके उसमें है, उसमें भी एक ही डबल बॉन्ड। तो अगर C डबल बॉन्ड C ऐसा है,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, लिंकिंग नहीं बदलती है, स्पेस अरेंजमेंट बदलता है। तो ऐसे अगर सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड ये दोनों sp2 कार्बन है, अगर ये वाले ग्रुप सपोज एक्स और वाई हो तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। वो एटम्स भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, और ये भी डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है एक्स पर एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक कंपाउंड ऐसा बना सकते हो जो कि इस तरीके का होगा, लेकिन ये और एक बना सकते हो जो ऐसा होगा, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट बिना बॉन्ड, एक तो लिंकिंग वाइज तो दोनों सेम है, इसमें भी सी में एक्स वाई जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक्स वाई जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, लेकिन इनमें स्पेस अरेंजमेंट फर्क है। क्यों? अगर एक्स एक्स की डिस्टेंस देखो तो यहाँ एक्स एक्स की डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ एक्स की डिस्टेंस कम है, तो यानी ये स्पेस अरेंजमेंट में कुछ अलग है, और ये एक दूसरे में किस बिना कोई बॉन्ड तोड़े कन्वर्ट नहीं कर सकते। रूम टेम्परेचर ऐसा नहीं है, एक फॉर्म अगर आपने बना लिया तो खुद ही दूसरा फॉर्म अपने आप नहीं बन जाएगा। यू नीड टू ब्रेक, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद रोटेशन खुद नहीं होता, इजीली नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू गिव एनर्जी, यू विल ब्रेक दिस डबल बॉन्ड बाय गिविंग एनर्जी। सिंगल हो जाएगा तब चीज रोटेट होगी और फिर से हीट लिबरेट हो गई तो फिर से बॉन्ड बन गया, बट बिना ब्रेक किए आप एक से दूसरा कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली इनको बोलते हैं कॉन्फ्यू, एक होता है कन्फॉर्मेशंस। कन्फॉर्मेशंस भी एक तरह से स्टीरियो आइसोमर्स ही है कि स्ट्रक्चर नहीं बदलता है पर स्पेस अरेंजमेंट बदलता रहता है, लेकिन वो स्पेस अरेंजमेंट ऐसा होता है कि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चीजें कन्वर्ट होती रहती है। जो ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ये उस तरीके का स्टीरियो आइसोमर है जिसमें उसको बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कि लिंकिंग सेम है लेकिन इन दो कॉन्फ़िगरेशन को जो स्पेस में आप बिना कोई बॉन्ड तोड़े बदल नहीं सकते, एक से दूसरा बदल नहीं सकते। नहीं, इन दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग होगी, क्योंकि इसमें ग्रुप बल के तो रिपल्शन ज्यादा होगा। इसका डाइपोल जैसे कहिए, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसका डाइपोल नॉन जीरो होगा। इसका आंसर क्या होता है? जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। एक्चुअली ये सिस आइसोमर कहलाता है और ये ट्रांस कहलाता है, जब ये अपोजिट है। तो इसमें डाइपोल डाइपोल होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो उसके कारण इनके जो सिस आइसोमर है दे आर यूजुअली हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है यूजुअली। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, तो टेम्परेचर काफी लोअर कर दिया, सॉलिड स्टेट में अगर क्रिस्टल बने तो क्रिस्टल्स जितने आपस में बेहतर फिट होंगे उतना वो उनके इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे और उतना उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। तो जो इसमें ज्यादा सिमेट्री है, ट्रांस आर यूजुअली मोर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक एंड दे फिट इनटू ईच अदर बेटर देन दी सिस वन, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का हायर होता है क्योंकि उनकी फिटिंग बेटर होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सिस का हायर होता है। अच्छा, एक तो ये वाले टाइप हो, फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मेन कंडीशन है कि जो ये डबल बॉन्ड है जिसके बहुत रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये प्रॉपर मतलब जब प्रॉपर डेफिनेशन देंगे तब क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अक्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो अभी हम सी डबल बॉन्ड सी के अक्रॉस देख रहे हैं किन केसेस में, तो मतलब देयर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो कि डबल बॉन्ड में होता है। तो यहां पे मतलब डिफरेंट हो, मतलब मेन बात है कि ये जो पेयर है ये डिफरेंट होना चाहिए और ये वाला पेयर डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अब यहां पे एक्स जेड भी हो सकता है, एक्स वाई एक्स जेड, तो इसमें भी क्या होगा, जैसे ये वाला सिस हो गया और दूसरा फॉर्म इसका, एक को ऐसे रहने दो
ये ट्रांस वाला हो गया, इसमें भी हो गया, और इवन इसमें भी हो सकता है एक्स वाई हो और यहां जेड और डब्ल्यू। मेन कंडीशन ये है कि जो कार्बन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में है दैट शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसमें ये कोई जो नहीं कि जो ये है वही ये होने चाहिए दो, तो इसमें भी होगा। हाँ, इसमें तुम सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। देखो, सिस ट्रांस बोलना नॉमेनक्लेचर है, आप अगर ये नहीं भी बता पा रहे हो कि इसमें सिस कौन सा है ट्रांस कौन सा है, वो एक अलग, वो नेम करने की बात हो गई, पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं होगा ये देखना एक अलग चीज है। तो अगर इस वाले में है, इसमें क्या होगा, एक ये हो गया, दूसरा फॉर्म क्या होगा, एक को ऐसे रहने दो, इसको इस वाले में एक नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ईजेड नॉमेनक्लेचर। इस वाले के लिए ईजेड नॉमेनक्लेचर यूज होता है, क्योंकि इसमें सिस ट्रांस तो नहीं, कैसे चारों ही डिफरेंट है, तो इसमें ईजेड नॉमेनक्लेचर होता है। उसके लिए पहले एक ईजेड बताने के लिए इनका एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, वो हमको चाहिए पढ़ेंगे। हाँ, वो उस रूल्स के अंदर ही है चीजें। वो एक रूल होता है, सीक्वेंस रूल करके बोलते हैं उसे, तो उसमें रूल के बेसिस पे हम ग्रुप्स की आपस में प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, और वो रूल हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए भी रखते हैं। तो हम जब ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे तब वो रूल्स भी पढ़ेंगे, पर इसमें ईजेड नॉर्म पर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दो हो गए, ये दो हो गए, ये दो यहाँ पे तो भले इस तरीके से। हाँ, लेकिन कोई कंपाउंड ऐसा हो कि ये एक्स एक्स सेम ग्रुप हो जाए और ये डिफरेंट भी रहे, तब भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्योंकि इसमें तो क्या होगा, मान लो इसको मैं उल्टा भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क तो आ ही नहीं ना। अगर एक पेयर सेम हो गया तो इसको ऐसे रखो या ऐसे उल्टा कर दो, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए ठीक है ना। तो ये चीज, तो ये आपका इतना ही आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ एल्कीन्स के समय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें फिर 2-3 क्वेश्चंस भी दिए एग्जांपल, वो कर लेना, समझ में आ जाएंगे, इतना सा चीज है, ठीक है। तो ये मैंने संग में ही बता दिया, बाकी डिटेल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो हम आगे देखेंगे, मतलब इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, ये देखो, ये वाला देखो, आप इस कंपाउंड में पहले तो इसके अंदर भाई डबल बॉन्ड तो एक ही है, फॉर्मूला भी देखा जाए तो कंपाउंड का एक ही है। इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें भी 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसमें भी। तो आपको याद हो मैंने इसमें बताया था कि इस पर्टिकुलर केस में ये वाला जो फॉर्म होता है, एक्चुअली ये तो क्या हो गया, ये हो गया ट्रांस आइसोमर, ये हो गया सिस आइसोमर, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, क्यों, कि दिस कार्बन इज हैविंग 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इट इज नॉट शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पर इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन 5 ही है। तो मैंने बताया था कि ऐसे केसेस में, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो सब में 5 है, तो ये वाला जो फॉर्म होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रीजंस आर वेरिंग रीजंस, मतलब कोई एक सिंगल रीजन पॉइंट आउट नहीं किया जाता है, मतलब बोलता है कि रीजंस आर बियॉन्ड द स्कोप। तो लेकिन ये ध्यान रखो कि ऐसे केसेस में ये वाला जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद फिर ट्रांस एंड सिस में रिपल्शन होता है, ट्रांस में कम रिपल्शन होता है। इसमें इस वाले में एक कारण ये हो सकता है कि दोनों इस तरफ है, तो ये वाला रिपल्शन नहीं मिलता है जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इनके संग वाला, बट स्टिल इसका कोई एक सिंगल एक प्रॉपर एक सिंगल रीजन नहीं है, ये बस एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ध्यान रखो कि इसके अंदर ए विल बी, उसके बाद फिर वो ट्रांस वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। फिर ये बताओ, ए का स्टेबिलिटी रीजन कुछ बस सीधा वो एक
फैक्चुअल की तरह ध्यान रखो, मतलब इसके स्टेबिलिटी के कारण जो है वो मतलब बहुत से पॉइंट्स मिलके वो होता है, मतलब इसमें बुक्स में भी ये लिखा हुआ होता है कि इसके जो रीजंस हैं वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ क्लास 12 है। तो कोई एक सिंगल पिन पॉइंट रीजन ऐसा नहीं है जिसको हम आंसर कर सके, पर ओवरऑल स्टेबिलिटी में ये है एक्सपेरिमेंटली मान लो वॉट एवर, इस वाले केस में जो ये दोनों वाले ग्रुप एक साइड हो जाएंगे वो ज्यादा स्टेबल है, फिर वो सिस ट्रांस वाले में ट्रांसपोर्ट सिस। वन हेक्सीन, टू हेक्सीन, थ्री हेक्सीन। देखो आपके पास CH3, CH2, 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 ये हुआ वन हेक्सीन। इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन? दो हाइपर कॉन्जुगेशन। टू हेक्सीन में CH2, CH3, तो इसमें 3 और 2 5 हाइपर कॉन्जुगेशन ना। और 3 हेक्सीन में चार, तो स्टेबिलिटी और हो जाएगा BCN। ये इस वाले में हाँ कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? हाँ तो इसमें 4 है, 4 क्यों है? 8 है, 4 4। भाई ये भी तो अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, सब पे 2 2 H, तो ये आपके हो गए 8 हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये केवल 4 ही है CH2। A मोर देन इस वाले में क्या बेसिस होगा? इसमें भी ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगा। ये कैसा हुआ? इसके अबाउट सेम साइड में, यहां H है, ये सिस है, और ये वाला ट्रांस है। हाइपर कॉन्जुगेट दोनों में सेम ही है, 4 4। इसमें भी कितना है? ये 2 CH2, ये भी CH2, यहां भी ऐसा ही, पर इसमें ट्रांसिस स्टेबल है। Hence B more than ऐसा कितना? ये ट्रांस हुआ ना, अपोजिट साइड होगा ना, ये वाले, ये हाइड्रोजन यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इधर ये वाले ग्रुप एक साइड होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा ना, यहाँ पे दूर हो गए। ये आपका हुआ, ये तो डबल बॉन्ड हो गया, पर जो आपका ये है, ये वाला कार्बन इधर, ये इधर ट्रांस हो गया ना, ठीक है। इसको कर लिया तो मैं फिर इसको वो करूं,
ये ओह ये बताओ। इस वाले में फिर ये ट्रांस है और ये है ना, हाइपर दोनों में चार चार है, CH2, इसमें भी है CH2, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो चार चार ही है, पर ट्रांस मोर देन सिस तो बी, ये इसमें कितना होगा, दो दो तीन, सात हाइपर कॉन्जुगेशन, इस वाले में हैंस ए, नाइन्थ वाला कौन सा वाला, 9 में किस बेसिस पे बोलोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन तो का देखो, तो इसके दो चार हैं, उसके CH3 और उसके ज्यादा हैं, उसके भी कितने थे, चार ही दिख रहे हैं ऐसे, नहीं उसके पांच हैं, लेकिन यहां पे छोटा रिंग है और इसके अंदर एक ही sp2 है, तो यहां कोई एरोमेटिक और तो है नहीं, है ना, तो छोटे रिंग में जितने sp2 कार्बन कम हो उतना अच्छा, इसमें दो sp2 है छोटे रिंग में, दैट विल बी क्वाइट अंडर एंगल स्ट्रेन, भाई यहाँ पे sp2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है 120 डिग्री, ये एंगल नियरली 60 ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे तो कम से कम एक ही कार्बन स्ट्रेन में, कोई ये वाला कार्बन तो क्या होगा, ये तो अपना 120 मेंटेन कर लेगा, तो बाहर है, पर ये नहीं कर पाएगा, यहाँ पे तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे, दोनों रिंग के अंदर है, तो छोटे रिंग के अंदर वहां ज्यादा sp2 होने के कारण B is more unstable and hence A is more stable than B. समझ रहे ये चीज, B has more sp2 carbon in three membered ring, hence under very high angle strain. ये वाले
भाई यहाँ पे तो ये, यहाँ पे तो रिंग की साइज तो इसकी तो 6 कार्बन के तो इश्यू नहीं है, कोई डबल बॉन्ड तो हो सकता है। हाइपर CH3 के कारण 3। अच्छा अब इसमें 3 हाइपर, अब जैसे ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है, पर ब्रिज हेड कार्बन जो होता है ना, अगेन वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग नहीं होता। रीजन, जो कार्बन हाइपर कॉन्जुगेट, जैसे मान लो ये है, जब ये कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन में आता है तो यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक हो जाता है। तो अगर ये इसका H, इस वाले का H हाइपर कॉन्जुगेशन में आएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक आना पड़ेगा ब्रिज हेड कार्बन पे। हमने पढ़ा है कि ब्रिज हेड कार्बन अनलेस एंटिल वो 8 या 8 से ज्यादा मेंबर ना हो उस रिंग में, तो डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पे sp2 नहीं बनता। तो ये वाला जो ब्रिज हेड कार्बन है, इट्स H इज नॉट अ हाइपर कॉन्जुगेटिंग H। ये हाइपर कॉन्जुगेशन देने के बाद होता क्या है, ये वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक अटेन कर लेता है जब आप हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हो, और यहां नो बॉन्ड बन जाता है। पर यहां पे तो ये डबल बॉन्ड अटेन करने की पॉसिबिलिटी में नहीं है ना ब्रिज हेड होने का। भाई अगर ये ब्रिज हेड, हमने पढ़ा एक बात कि ब्रिज हेड कार्बन जो होते हैं वो sp2 कार्बन नहीं होते हैं। sp2 कार्बन, क्योंकि sp2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है प्लेनरिटी, और ब्रिज हेड कार्बन प्लेनर नहीं हो पाता है। तो ब्रिज हेड पे sp2 या C+ बोलो, कार्बोटाइन भी नहीं बनता और C डबल बॉन्ड भी नहीं बनता। C डबल बॉन्ड भी ये होता है sp2। तो जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो उसको तो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक लेना पड़ेगा ना, तो वो नहीं ले पाएगा। तो जो आपका ब्रिज हेड पे हाइड्रोजन है वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग H नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहां 3 ही है, 5 नहीं है, पर इसमें इसीलिए 2 ही है, केवल ये वाले, इसमें भी ये नहीं है, तो इसमें 2, इसमें 3 है, तो अल्टीमेटली स्टिल P इज मोर स्टेबल देन A। ये बताओ 11, भाई बी में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, CH3 यहां पे 5 और इधर केवल ये वाला एक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बी, ठीक है। ए में कितना है 9 हाइपर कंजुगेशन, बी में 6 ही है। ये वाला पहले में देखो, यहाँ नहीं, पहले के देखो यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण
इसमें 6 है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे तो प्रैक्टिकली है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड सिंगल एटम विद लोन पेयर, ये ऐसे जाएगा, तो इट इज स्टेबलाइज्ड वाया रेजोनेंस कॉन्जुगेशन, जबकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस इज ए स्ट्रॉन्गर फिनोमिना। तो ए इज मोर स्टेबल। वाह, ये अगला क्वेश्चन। तो इतना बातें कर,
पहले इतने कर लो, फिर इसी में आगे कंटिन्यूएशन लिखो, आप पहले ही कर लो। सबसे पहला क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई एक तो डिग्री पर डिग्री से बहुत ज्यादा, तो वो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसके अंदर क्या है, इस वाले में इसके अंदर केवल वन हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस वाले में पहले ये 1 डिग्री भी है, ये 3 डिग्री है, यही अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है, अनलेस एंटिल वहां पे कोई रेजोनेंस या फिर एरोमेटिस ऐसी कोई चीज ना हो, तो यही अपने आप में, पर फिर भी वैसा कुछ तो है नहीं। और हाइपर कॉन्जुगेशन में ये वाले कार्बन पे 3H हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, इस पे 2H जो है वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग है ना। कार्बोकेटाइन में कौन सा वाला, जो अल्फा कार्बन ये होता है, और उस पे जो H होता है वो अल्फा हाइड्रो होता है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग। और इसमें क्या होता है, ये ऐसे चला जाता है तो यहां डबल बॉन्ड बन जाता है और ये H प्लस बन जाता है ना। ये तो इसमें तो आंसर हो गया पहले का, तो बी मोर देन ए। इसमें ये 2 डिग्री है, पहली बात तो 2 कार्बन से घिरा हुआ है, और संग में 4 हाइपर कॉन्जो CH2 ये 2 डिग्री है सी, और यहां भी सी है, लेकिन मेन बात है ये कॉन्जुगेटेड है, ये इधर चला गया तो डबल बॉन्ड यहां प्लस आ जाएगा, तो बी मोर देन। थर्ड, जो ट्रीटियम है उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है देन ड्यूटीरियम देन द प्रोटियम। तो यहां पे आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन का, वो ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज हो सकता है, क्योंकि जितना चार्ज डिस्पर्स होता है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, उसको कम करेगा इलेक्ट्रॉन देके। तो यहाँ पे टी सबसे ज्यादा बेटर प्लस आई है, तो यहाँ पे सी, बी और ए इस केस में इसका आंसर। अगला वाला
फोर्थ का क्यों? प्लस आई किसका ज्यादा होगा? प्लस आई तो प्लस को कम करेगा ना। इस देखो यहाँ पे पहली बात क्या, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें है, पर ये दोनों एच हाइपर, ये 4 हाइपर, ये भी 4, ये भी 4, तो हाइपर कॉन्जुगेट, क्योंकि इस वाले कार्बन पे ये सबका, ये भी अल्फा कार्बन है और इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी ये वाला कार्बन पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग एच नहीं है। भाई अल्फा कार्बन ये है, these 3 are the alpha carbon for this, similarly for this, similarly for this, तो इस पे जो 2 एच है वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, ये वाले 2 एच भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, पर सो इसमें भी यही वाली बात है। तो जहां तक हाइपर कॉन्जुगेशन की बात है सब में सेम ही है। अब रह गया, यानी इतनी चीज तो सेम ही है, इतना पोर्शन तो सेम ही है सभी का, जो भी फर्क आने वाला है वो इधर से आने वाला है ना। तो अब CH3 का प्लस आई होता है, CD3 का उससे ज्यादा प्लस आई होता है, तो यानी, और CT3 का उससे भी ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई कौन से ग्रुप का है? उसका। तो यानी अब प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो रिलीज करके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा। खींचेगा क्यों? इस वाले का नहीं, आप इसको अभी तो देखो, इस वाले पे सब पे प्लस 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 है, विड्रॉ तो सबसे करेगा। तो हम तो नॉर्मली जब कार्बोकैटायन देखते हैं तो बाकी ग्रुप का इफेक्ट उस पर देख रहे हैं ना, जैसे जब हम लोग CH3 देखते थे, आइसोप्रोपाइल, टर्शीब्यूटाइल, कैसे देखते थे कि बाकी ग्रुप का उस पर कैसे अफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा हो गया, मान लो G1, G2, G3, सबसे ज्यादा प्लस आई किसका है? इस वाले ग्रुप का, तो सबसे ज्यादा उसको डिस्पर्स वही करेगा। तो C, P और A। फिफ्थ बताओ, इसमें रीजन है प्लस आई इफेक्ट, इसमें रीजन है, इसमें रीजन प्लस आई इफेक्ट है, इस वाले में भी प्लस आई इफेक्ट ही रीजन था, स्ट्रॉन्गर प्लस आई, मोर स्टेबल। हाँ, यहाँ सब जगह 3 डिग्री कार्बन है, हाँ वो भी सब 3 डिग्री। तो फिर हम लोग को पता है, मतलब मैंने कैसे सोचा वो कि ट्यूटोरियम मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हिसाब से उसका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। नहीं, सोच मतलब अपन यहाँ पे वो प्लस आई इफेक्ट वाली बात दिमाग में आनी चाहिए। 5 में क्या है देखो, 5 में सब 3 डिग्री है, जहां तक प्लस आई इफेक्ट की बात है CT3 का सबसे ज्यादा है, प्लस आई के हिसाब से ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा कार्बन है, तो ये अच्छा हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन विल हैव अ लार्जर से, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है। और हाइपर कॉन्जुगेटिंग एच, हाइपर कॉन्जुगेशन में बेहतर कौन होता है? CH इज अ वीकर बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं ना, नो बॉन्ड, तो यानी CH का हाइपर कॉन्जुगेशन बेहतर होता है देन CD, क्योंकि CH इज वीकर देन CD, वीकर देन CT। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जब बात आएगी तो CH का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा होता है देन कार्बन ड्यूटेरियम, देन कार्बन ट्रिटियम। तो यहां पे क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके यहां पे 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, लेकिन इसके 9 CT वाले, इसके 9 ट्रिटियम है, ड्यूटियम इसका है, प्रोटियम है, तो प्रोटियम बेहतर होता है। तो यहां पे आंसर A,
हुआ। आगे देखो 6 कंटिन्यूएशन ही चल रहा है उसका ही। क्वेश्चन तो वही है, अरेंज द कार्बोटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। पहले वाले में क्या होगा, ये देखो लोन पेयर, सिंगल, डबल, सिंगल, कार्बोटाइन, तो ये पूरा ही, अगर ऐसे तो क्या ये इधर गया, तो ये आपका डबल बॉन्ड बन गया,
यहां प्लस आया और ये लोन पे इधर गया तो यहां भी डबल बॉन्ड बन गया और इस एंड पे प्लस आ गया, इस तरीके का। तो ये यहां तक है, पर इसमें कॉन्जुगेशन केवल यहीं तक है, लेंथ कम है। तो ए मोर देन बी। देखो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इतना पोर्शन तो दोनों का ही सेम है, यानी जो भी फर्क आना है वो इस पोर्शन से आना है। ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला है तो इसका यहां रेजोनेंस नहीं है, ये सिंगल सिंगल, तो आई इफेक्ट से दिख रहा होगा। तो इसमें जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, इट इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन, ये एसपी है तो ये मोर माइनस आई कंपेयर टू दिस। तो माइनस आई क्या करता है, कार्बोडाइन को और प्लस बढ़ाएगा खींच के इलेक्ट्रॉन, तो डिस्टेबल करेगा। तो यानी बी इज मोर स्टेबल देन। कार्बन नहीं होता तो रिवर्स होता, कार्बन अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दो तो इधर रिवर्स होना, क्योंकि तब विड्रॉइंग विल बी हेल्पफुल। फ्री रेडिकल में भी विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि आपके बेसिकली क्या हुआ, फ्री रेडिकल आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी, तो विड्रॉल क्या करेंगे और डेफिशिएंट करते हैं। इसमें ज्यादा स्टेबल एक, क्योंकि ये CS3 तो ये कॉन्जुगेशन हो गया ना, ये इधर दे देगा है ना, जबकि ये तो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है 2, तो इसमें ए अगला वाला, इसमें ये वाला तो वो स्पेशल कार्बोकेटायन है जिसमें सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन इसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चले जाते हैं, रिंग ओपन हो जाता है, तो ये स्पेशल केस है, बेंजाइल से भी ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा तो इसमें डी है, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन इन्वॉल्व होगा, कार्बन कार्बन के सिग्मा, तो इससे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रिंग ओपन हो जाएगा एंड इट विल लिबरेट क्वाइट एन एनर्जी। अच्छा, अब यहां पे ये वाला 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, बेंजाइल है 1 डिग्री पर ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ये भी 1 डिग्री पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। अच्छा, जहां तक इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, ए और बी में, ए और बी ज्यादा कौन स्टेबल होगा, ए, क्योंकि इसकी रेजोनेंस ज्यादा लेंथ की है, तो ए तो ज्यादा है बी से। हमने ये भी देख लिया कि जो डी है वो ए से ज्यादा है, ये वाला चीज साइक्लोमिथाइल, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनाइल इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल। अच्छा, अब ये देखो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण है जिसमें वेरी हाई अमाउंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 डिग्री है। वैसे तो जनरल रूल हम जो बोले उसके हिसाब से रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, यानी ये वाले ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इससे, लेकिन अगेन वही वाली बात एक बात है। अच्छा, स्टिल कोई बहुत स्टैंडर्ड बुक में इनके बीच का ऑर्डर मिलता नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स हैं उसमें बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है
कार्बेनियन तो बाकी जगह पे यही ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइल वाला, पर टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन और बेंजाइल कार्बोकैटायन में एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि वहां पे भी 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3 डिग्री है, तो एक्सपेरिमेंट हैज फाउंड कि वो ज्यादा बेंजाइल से स्टेबल होता है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। नॉर्मली रेजोनेंस को हम ज्यादा तरजीह देते हैं देन हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन वही वाली बात है कि कोई ऐसे नंबर्स तो अटैच है नहीं। एक हमारा ऑब्जर्वेशन है कि रेजोनेंस बीइंग अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ज्यादा इफेक्ट देता है, लेकिन अब हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट बहुत हाई हो जाए तो समटाइम्स इट में सरपास द इफेक्ट, मतलब ऐसी कोई, मतलब क्योंकि हमने कोई मैथ्स का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है किसी को, तो एक्सपेरिमेंटली ये बोला गया है कि, और अगेन कोई ऐसा नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड बुक में कोई इस बात का खुलासा किया गया है कि ये ज्यादा स्टेबल, लेकिन कॉम्पिटिटिव बुक्स में बस दिया हुआ होता है कि ये वाला जो चीज है उससे ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बस यहाँ पे ध्यान रख लो कि इस वाले केस में डी तो सबसे ज्यादा हो गई, डी तो ज्यादा हो गई, उसमें इशू नहीं। सी इज मोर देन, ये तो सबसे ज्यादा है। ये तो एक्चुअली ये दोनों बहुत ही क्लोज है, और ये तो इससे काफी ज्यादा होता है, तो ये तो है ही, लेकिन ये वाला इससे यहाँ पे ज्यादा हो। सर मुझे वो वाला समझ नहीं आया। कौन सा? सर मतलब सी में तो ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना सर, डी में लाइक रेजोनेंस के फिर ज्यादा कैसे हुआ? डी में हमने बताया था ना कि ये वाला काफी स्ट्रेन में होने का कारण, प्लस ये जो बॉन्ड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स काफी बल्ज कर जाते हैं। ये मैंने एक अलग से एक्सेप्शन, मतलब ये स्पेशल कार्बन के केस में बताया था। तो ये क्या होता है कि नॉर्मली तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन में किसके काउंट करते हैं, CH वाले, पर ये इसके CC बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इतने क्लोज पहुंच जाते हैं कि ये इसके संग हाइपर कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। तो ये क्या होगा, ऐसा बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पे प्लस, इससे क्या हुआ, रिंग ओपन हो गया। तो जो मेन कारण ही था इसकी दुविधा का, वही इसके स्ट्रक्चर में खत्म हो रहा है। तो ये बात इसे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देती है। सीसी कार्बन, सीसी के सिग्मा बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट वाला क्या होगा, भाई यहां पे भी तो इतनी चीज, यहां पे रेजोनेंस नहीं है, सिंगल सिंगल, इतना तो सबके लिए, दोनों के लिए, तो बात केवल रह गई इसका आई इफेक्ट। Cl का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो लेकिन यहां Cl ज्यादा दूर हो गया, तो इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट कम होगा देन दिस, तो ये इससे बी इज मोर स्टेबल देन, माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज कार्बोकैटायन, तो बी मोर स्टेबल देन, समझे? रीजन माइनस आई इफेक्ट, CH2Cl has lesser minus I than Cl. रेजोनेंस तो Cl में नहीं है ना, ये CH2 प्लस तो Cl के संग रेजोनेंस में नहीं है, तो रेजोनेंस में नहीं तो इसके लोन पेयर का तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ तब बात आती, तब वो दे सकता, बोल चाहिए होती। Compare the stabilities
of the following Carbanians, decreasing order. सर अब पुराना वाला जो ये बुक है इसमें हाइड्रोजन बोल के एक चैप्टर है, हाइड्रोजन बोल के भी है, एस ब्लॉक बोल के भी है, पी ब्लॉक भी है, 13। अभी नहीं चाहिए, अभी तुम्हारा जेई मेन में भी नहीं चाहिए और एनईटी में भी नहीं चाहिए, एडवांस में चाहिए। और जितना जेई मेन में सब वही चैप्टर पढ़ लो। और एस और पी, एस ब्लॉक भी, पी ब्लॉक भी, इसमें पी ब्लॉक में केवल जेई मेन में ये लिखा है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। जब तुम चैप्टर देखो, पुराने चैप्टर्स देखोगे ना, तो क्या होता है उसमें पहले जनरल डिस्कशन किया हुआ होता है, उसके बाद कंपाउंड्स आते हैं, मतलब कंपाउंड, इनके कंपाउंड्स के डिस्कशन होते हैं। तो जनरल डिस्कशन जो है वहां तक पढ़ना है। उसका जो जैसे कंपाउंड, आप जैसे हम लोग मान लो क्लोरीन हेलोजन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो उसमें जनरल ट्रेंड या हेलोजन्स के बारे में, कल क्लोरीन के बारे में बोला, अलग बात है। पर जैसी कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन है उसको छोड़ देना है। पर जेई एडवांस्ड में एनसीईआरटी लेवल पे जो इनऑर्गेनिक है, वो आए हैं, लेकिन देखो डिलीटेड चैप्टर एक दो आ भी जाए तब भी मेरे हिसाब से जो बाकी सब पढ़ते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। एट द मोस्ट क्या कर सकते हो कि इसको इतना पढ़ने के बाद पिछले 2-3 साल के, उससे पुराने तो अगर सिलेबस के बाहर है तो सिलेबस के बाहर ही है। पर मान लो जैसे जब से इन्होंने ये वाला सिलेबस डिफाइन किया, तो ये वाला सिलेबस डिफाइन करने के बाद तुमको 24 के पेपर मिलेंगे, 25 के मिलेंगे, ये 2 साल के पेपर, मतलब टोटल 40 पेपर मिलेंगे। उन 40 पेपर के पूरे क्वेश्चन कर लो, उसमें से मान लो आपको 8-10 क्वेश्चन बाहर सिलेबस के मिल गए, उस चीज को थोड़ा सा पढ़ लो। अब उतना पढ़ने के बाद भी आपके समय आप किस्मत ऐसी है कि आपको एक सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आना है, तो लेट इट बी, कितना कुछ पढ़ोगे। जब उन्होंने सिलेबस से बाहर रख दिया और फिर वो देते तो पहले तो उनकी गलती है। तो कहने के लिए वो अगर बोलना है तो मैं बोलता हूँ ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, पर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इतना हटाने के बाद भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो जो सिलेबस में नहीं है जेई मेन के, उसको अननेसेसरी नहीं पढ़ना चाहिए। पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू में लग रहा है नहीं कुछ क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स को टच किया जा रहा है, तो उसको पॉइंट्स को पढ़ लो। और इतना करने के बाद वो जो एक क्वेश्चन है ना, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो इतनी पढ़ाई में आप उसके थ्रू गुजर लिए होगे, मे बी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, और नहीं तो एक क्वेश्चन इतना ज्यादा फर्क नहीं डालता पूरे ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में। ऐसा भी नहीं कि हर पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आ रहे, 10 पेपर में कोई 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो उसके लिए आप आउट ऑफ सिलेबस चीज पढ़ना शुरू नहीं कर सकते, वो मतलब एडवाइजेबल नहीं है। मुझे तो बोलने से पढ़ लो बोल दूंगा, पर पढ़ना तो तुमको ही है। परेशानी तो तुम ही को उठाओगे तभी तो सिलेक्शन तुम्हारा होगा। हमारी परेशानी हमने तब उठाई तो हम सेलेक्ट हुए थे, अब तुम्हारी परेशानी तो उठाओगे।
सर 5 का भी वो क्या मतलब वो एक और खींचेगा 5 मतलब क्या बोल रहा मतलब एक स्टेप भी जा रहे हूँ, NMe3 हैं उसके ऊपर जो है सर वो एक स्टेप भी जा रहे वो माइनस चार्ज है ना, वो चार्ज है, वो हैं सर मतलब देखिए सर बॉन्ड माइनस चार्ज है। ठीक है, अब सही है। बताओ ये वाला। पहले का क्या होगा, बी, क्योंकि NO2 जब माइनस है इफेक्ट, तो अगर कॉमन तो हो गया CH2 माइनस, CH2 तो कॉमन हो गया, फिर वहां पे CH3 है, यहाँ NO2 है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, NO2 का माइनस आई, ऐसे सोचो तो बी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि माइनस कार्बोनियम को ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेंगे, जो खींचेंगे, वो चार्ज को डिस्पर्स करेंगे। तो यहाँ पे इतना तो कॉमन हो गया। इतनी बात तो कॉमन हो गई दोनों में। इस वाले का माइनस आई इफेक्ट होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। ये डिस्टर्ब करेगा, स्टेबलाइज करेगा, तो प्लीज अगला इसमें देखो, माइनस सिंगल डबल सिंगल CO बॉन्ड,
तो ये जैसे ये इधर गया तो ये यहां गया तो ये इधर गया, तो पूरा लीनियर कॉन्जुगेशन है। इधर ये कॉन्जुगेशन में है कितना, ये इधर गया ये इधर गया, या फिर ये कॉन्जुगेशन में, पर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, पर लीनियर से ज्यादा स्टेबिलिटी मिली क्योंकि वो एक पूरा सीक्वेंस बनता है, क्योंकि उसे जब ये मिल रहा तो फिर ये वाला नहीं मिल पा रहा ना। ये ऐसे सोचो कि ये इधर गया तो ये प्लस आया, तो इस माइनस, ये माइनस उम्मीद करके बैठा है भाई पूरा पूरा प्लस मुझे ही मिलेगा इसका, पर यहां पे इसने भी अपना अननेसेसरी वो कर दिया। तो ऐसा हो गया जैसे ये इधर गया, मतलब ये इससे दिक्कत की नुकसान क्या हो रहा है भाई, हमको स्टेबलाइज करना था ये माइनस, तो ये माइनस को सीओ स्टेबलाइज करे। उसका मतलब क्या हुआ कि सीओ का जब ओ पे माइनस जाए तो जो सी पे प्लस आए वो इस सी माइनस के संग डबल बॉन्ड बनाए, यानी ये चीज बने ओ माइनस, ऐसी हो जाए चीज। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब ये वाला ओ माइनस बना और यहां सी प्लस बना, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भी अपनी टांग अड़ा देगा बीच में कि भाई इधर ये भी तो कॉन्जुगेशन में, तो ये क्या बन जाए डबल बॉन्ड, इधर प्लस हो गया, तो इसको तो नुकसान हो गया ना, इसको तो मतलब इसके साथ अननेसेसरी कंपीट करना पड़ रहा है, जबकि अकेला इसको क्या है, इस चीज का जो भी फायदा है वो डायरेक्टली इस पे सीधे इसी पे पहुंच रहा है, इसके थ्रू पहुंच रहा है, पर पहुंच तो इसी पे रहा है, रुक तो नहीं रहा। यहां तो अगर ये इन्वॉल्व हो गया तो इसको मिला ही नहीं, ये होने से तो उसको मिला ही नहीं इसका चीज, क्रॉस कॉन्जुगेशन उसको नुकसान हुआ, मतलब दो चीजों में डिवाइड हो रही है चीज, यहां पे पूरा चीज एक ही तरफ जा रहा है। तो हेंस ए बात समझ में आई? ए और बी, थर्ड में ए में ओ माइनस सिंगल डबल ये पूरा चीज कॉन्जुगेशन में, यहां से लेके यहां तो ये कॉन्जुगेशन में ही नहीं है, लीनियर तो दूर की बात है, सिंगल फिर ये भी सिंगल, तो ये तो किसी के संग ये आपस में रेजोनेंस में है, वैसे हमको क्या कहने लगा स्टेबल तो उसको कहना था, ये तो रेजोनेंस में ही नहीं है किसी के साथ, है ना, ये तो रेजोनेंस में नहीं है, दो सिंगल बॉन्ड आ गए और यहां भी दो सिंगल हो गए, ये तो ए यहां पे ऐसा होगा, ये इधर गया ये इधर आया ये इधर आया ये इधर आया, तो ये वाला माइनस ये भी लेने को तैयार है, तो वो माइनस सिंगल -1 चार्ज दो ऑक्सीजन पे डिवाइड हो जाएगा। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमने सोचा एफ का -i इफेक्ट ज्यादा होता है देन Cl, है ना, ठीक है, जहां तक -i का सवाल है बात सही सोची, लेकिन F में d ऑर्बिटल नहीं होता, पर Cl के पास d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो Cl की जो एम्प्टी d ऑर्बिटल है, जो भी उसकी d ऑर्बिटल है, ये जो लोन पेयर है वो उसको बैकबोन बना देगा उसके साथ, सी माइन लोन पेयर को, यहां पे केवल -i इफेक्ट है एट वर्क, क्योंकि ये सी जो लोन पेयर है, एफ डज नॉट हैव एनी एम्प्टी ऑर्बिटल टू टेक दैट लोन पेयर, लेकिन यहां पे क्या होगा, इसका 3p पाई इलेक्ट्रॉन्स जो ये लोन पेयर में, और ये 3d पाई, तो 3p पाई 3d पाई बैकबोन बन जाएगा, तो एक बॉन्ड ही बन जाएगा, तो इट विल प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी। इसीलिए आगे क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म का जो क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन CHF3, जब एसिडिक करके पढ़ेंगे तब चीज आएंगी, वहां पे भी हमें अगेन इन्हीं डिस्कशन को आगे बढ़ाना है,
पर जैसे एसिडिक कैरेक्टर किसी का कंपेयर करना तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। जैसे HX और HY है तो हम X माइनस बनाते हैं और Y माइनस बनाते हैं। तो अगर X माइनस ज्यादा स्टेबल है Y माइनस से, यानी ये टेंडेंसी बढ़ेगी रिएक्शन की जाने की, प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है, तो HX इज यूजुअली मोर एसिडिक देन HY। तो जैसे अगर इसका CCl3 माइनस हुआ कॉन्जुगेट बेस, इसका तो CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल, अभी हमने देखा, देन CF3 माइनस, हेंस क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। ये जब H प्लस लूज करेगा तो क्या बनाएगा कॉन्जुगेट बेस, CCl3 माइनस और वो CF3 माइनस। तो क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, हेंस उसका कॉन्जुगेट एसिड भी ज्यादा एसिडिक है। मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, मोर एसिडिक द कॉन्जुगेट एसिड। अगर HX, HY, HZ इन जनरल, एक्सेप्शन कहीं आएंगे तो वो वहीं डिस्कस करेंगे, बट इन जनरल अगर 3 एसिड मेरे पास HX, HY, HZ है तो उनके कॉन्जुगेट बेसेज हैं X माइनस, Y माइनस, Z माइनस। अगर Y सबसे ज्यादा स्टेबल Z माइनस है तो सबसे ज्यादा एसिडिक HZ होगा, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा, इसमें इतना पोर्शन तो सभी में कॉमन है ना। बात है यहां पे कुछ नहीं है, इधर ये है, इधर ये है, तो NMe3 प्लस, N के पास 4 बॉन्ड बनते ही उस पर फॉर्मल चार्ज प्लस आ जाता है, बट N डज नॉट हैव एनी एम्प्टी d ऑर्बिटल। पर N पे प्लस होने का इसका डेफिनेटली माइनस आई अफेक्ट तो आ ही जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो इस माइनस को क्या करेगा, खींच के इससे तो ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। यहां तो ऐसा कोई चीज ही नहीं है। अच्छा ये वाली चीज है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, तो वो तो इश्यू नहीं है, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल है। P वाले का ये भी माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन यहां पे d ऑर्बिटल भी है इसके पास, तो ये अपना लोन पेयर 3D में दे सकता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल C होगा, फिर B, प्लस P में माइनस आई इफेक्ट तो इसका भी होगा, इनफैक्ट N का और ज्यादा ही होगा, लेकिन इसके पास 3D है, तो 3D एम्प्टी ऑर्बिटल है इसका P के पास, तो ये जो C माइनस है अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो उसे पाई बॉन्ड, वो तो एक बॉन्ड ही बन जाएगा, मतलब तो रेजोनेंस हो गया एक तरह से, कॉन्जुगेशन हो गया एम्प्टी ऑर्बिटल के संग लोन पेयर। 6 का भी कारण सेम ही है, सल्फर हैज डी, ऑक्सीजन का माइनस आई ज्यादा है पर डी नहीं है, तो इसमें भी ये इनके बीच में ये वाला पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा, ए इज मोर स्टेबल है। ठीक है सर, हाँ कार्बन का, ओह बिल्कुल 2p पाई, 2p पाई, ये 2p पाई 2 में होगा ना, Cl 3d पाई, ये तो 2p पाई। क्वेश्चन लिखो, रैंक द
following alkenes in order of increasing जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उस कंपाउंड का जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका डिफरेंस एनर्जी का कम होता जाएगा। तो जो वेवलेंथ जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो कम होती जाएगी। एनर्जी कम होना मतलब वेवलेंथ बढ़ना hc/λ। तो यानी जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है कंपाउंड विजिबल रीजन से उतना लॉन्गर वेवलेंथ ऑब्जर्व एब्जॉर्ब करता है
और जितना लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर उतना डीप होता है। इसीलिए जो ऑर्गेनिक डाइज होती है उन आगे जब हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनिक मतलब अमाइंस पढ़ते समय जो डाइज आती हैं तो विल सी कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, दो बेंजीनिंग भी आपस में जुड़ी हुई है कॉन्जुगेशन से, तो उनमें क्या होगा, इतना ज़्यादा कॉन्जुगेशन क्या होगा कि लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी, उनके कलर जो दिखेंगे वो डीप कलर दिखेंगे। पर यहाँ पे तो क्या हो गया, इसमें सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, इसकी, फिर ये इतना ही है और ये तो यही है, तो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ किसका होगा, और कोई कलर इंटेंसिटी पूछे कंपाउंड की तो क्या हो जाएगी, ऑर्डर। ऑल्दो यहाँ पे इतने से कॉन्जुगेशन से कलर इतना नहीं आएगा, पर कलर इंटेंसिटी अगर है भी कुछ तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ द कलर होगी वन की होगी। जितना लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर उतना डीप होता है। तो ये भी वन, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी वन मोर देन टू मोर देन, नहीं, सबसे पहले जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना उनका जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होमो और ल्यूमो का डिफरेंस कम हो जाएगा, तो जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, कलर का कारण क्या होता है, जो विजिबल लाइट पड़ती है कंपाउंड पे उसका वो कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जितना, अच्छा वो एब्जॉर्ब क्यों करेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करके अगली ऑर्बिटल में चला जाएगा, भाई कहीं जाएगा तभी तो एब्जॉर्ब हुई एनर्जी, वो एक्साइट होके कहीं चला गया तो एनर्जी कम हो गई बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन उन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड की, तो उसने कम एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, तो लॉन्गर वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की वन वाले ने, उससे शॉर्टर इसने, उससे शॉर्टर, जितना ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर उस वेवलेंथ का, उस कलर उस वेवलेंथ का ज्यादा डीप होता है। लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने पे कंपाउंड क्या करेगा, लॉन्गर को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी बचे को ट्रांसमिट कर दिया या रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो जो बाकी बचा वो कलर हमें दिखेगा, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कि जो निकाल के बच गया। तो लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने का जो बच जाता है कलर वो ज्यादा डीप कलर बच जाता है। तो यानी कलर की इंटेंसिटी भी यहाँ पे इसी ऑर्डर की आएगी। हाँ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो कॉन्जुगेशन से देखते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है, पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर वन मोर देन टू मोर देन थ्री, असल में how many resonating structures
तो कैसे करोगे? पहले भाई ये बेंजीन रिंग्स है, एक कोई बना लो पहले ऐसे, ठीक है, एक ये बना लिया पहला इस तरह से, ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल फिर डबल, इस तरह से आपका बने। नेप्थलीन रिंग पे O माइनस है जो, एक्चुअली नेप्थलीन में ये अगर नेप्थलीन रिंग है ना, तो नेप्थलीन रिंग की ये पोजीशन, ये सब पोजीशन आइडेंटिकल 1 1 1 कहलाती है, ये सब पोजीशन आइडेंटिकल है, और ऐसे ये चारों पोजीशन भी, इसको अल्फा पोजीशन, इसको बीटा पोजीशन बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो ये आपका हुआ, पहले ये है। अब क्या करोगे भाई, ये अगर सपोज ऐसा चला जाए, है ना भाई, O माइनस अपना लोन पेयर देगा, प्लस M शो करेगा, तो ये ऐसा हो गया मान लो। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये बन गया, है ना, एक स्ट्रक्चर ये बन गया। अब ये वाला इसके संग कॉन्जुगेशन में ये इधर गया, तो क्या बना, यहां डबल बॉन्ड, यहां माइनस, ये हो गया। फिर ये इधर आ गया, ये हो गया, है ना, उससे बस वहां पे डबल बॉन्ड, यहां माइनस हो गया। फिर ये इस वाले पाई को पुश करेगा ऐसे, तो यहां माइनस बना, ये आ गया। अब हम दो राहे पे आ गए, ये वाला जो अब है, यहां पे जो माइनस आ गया, ये इसके संग भी कॉन्जुगेशन में और इसके संग भी है। अब ये दो रास्ते अपना सकते हैं, मान लो पहले ये इस वाले पे गया, तो यहां डबल बॉन्ड, ये तो है ही, ये माइनस, ये इधर, और फिर ये इधर आ गया, O माइनस, ये वापस यहां तक पहुंच गया जहां से शुरू किए थे, जहां से शुरू किए थे वहां पे पहुंच गया, पर हमने अपना रास्ता बदला था, इधर हमने रास्ता बदला था, दो रास्ते थे, एक रास्ता वो लिया था ग्रीन वाला, पर यहां पे ये रास्ता भी तो हम ले सकते थे,
है ना। यहाँ पे ग्रीन की जगह ये रास्ता भी तो ले सकते थे। और फिर ये वापस इधर आ गया। वो पैनल से फिर खत्म हो गया। यहां तक तो हमने एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, पर इधर जब पहुंचे, ये वाला जब माइनस आ गया, 1 2 3 4 5वां जो हुआ, उसके पास 2 पाथ थे, एक ये पाथ और एक ये पाथ। तो इधर से ये 2 बने, इधर से 2 बने, तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। दिस कंपाउंड हैज 9 9 पहला वाला कोई मानेंगे ना। कौन से कहां से बॉन्ड्स की पोजीशन अलग होगी? ठीक है ना, तो ये चीज, तो ये आपका ठीक है। हाँ, ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है। ये आया हुआ, ये जेई एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा है, तो क्वेश्चन ये था कि जो बीटा नेप्थोल होता है, इसको बीटा नेप्थोल, ये नेप्थलीन में अल्कोहल हो गया ना, इससे अगर NaOH से रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसके कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअली ये स्लाइड जो अल्कोहल्स होते हैं, ये जो फिनोलिक जो एरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं, वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि O माइनस जो बनेगा वो रेजोनेंस से स्टेरस हो सकता है। तो पहले इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी ये वाली। तो अब ये जो कंपाउंड बना इसके, तो मैं तो सीधे यही दिया था, लेकिन इस तरह से H प्लस और OH एसिड बेस एक्शन हुआ। इसमें जो नेप्थलीन है, ये सब पोजिशन अल्फा है।